बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे मॉडल टाउन जीआईटी केस के हवाले से। मॉडल टाउन जीआईटी केस जिसमें लास्ट जो डेट ऑफ हियरिंग थी उसके ऊपर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 7 रुकनी बेंच ने ये हुक्म जारी किया था कि 15 मार्च जो कि कल है कि इस केस की जो समाअत है, मॉडल टाउन जीआईटी केस की समाअत है, रोज़ाना की बुनियादों पर इसके ऊपर समाअत होगी। पहले तो मैं आपके साथ इसकी जो डिटेल्स हैं, जो बैकग्राउंड है केस का, वो आपके साथ जो शेयर करूंगा। आपको मैं उसकी डिटेल्स बताऊंगा कि पिछली तारीख पर जो अहकामात जारी किए गए थे वो क्या थे, और फिर मैं आपके साथ कल की जो समाअत है, क्या दोबारा मायूसी हुई है मज़लूमों को और इंसाफ की तरफ कोई कदम नज़र नहीं आ रहा, क्या मामला है, वो डिटेल्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये 7 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कासिम खान साहब फरमा रहे थे। उनके साथ जो सीनियर जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी साहब थे, जस्टिस मलिक शहजाद साहब, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब, जस्टिस असजद जवेद घुराल साहब, जस्टिस फ़ारूक हैदर। ये 7 रुकनी बेंच था। आपको याद है अहमद अवैस साहब जो कि एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, उनके हवाले से एक जो एतराज़ उठाया गया था ऑनरेबल बेंच की तरफ से, और वो जो इतराज़ सामने आया था तो उसके बाद जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने मलिक अख्तर जवेद जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल थे उनको इस केस की पैरवी के लिए मुकर्रर किया था, और अहमद अवैस साहब ने इस केस की पैरवी छोड़ दी थी। उसकी वजह ये थी कि इस केस की पैरवी के दौरान जो जिस तरीके से जो 3 रुकनी बेंच था जिन्होंने जेआईटी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था और उनके साथ जो है वो तलख कलामी हो गई थी अहमद अवैस साहब एडवोकेट जनरल पंजाब की। उसके बाद फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है, जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस चला जाता है, ये मामला चलता रहता है। और दोबारा जब अहमद अवैस साहब इस केस में पेश हुए थे तो ये जो एक बड़ा मौक़िफ़ सामने आया था और ये कहा गया था कि आप कैसे दोबारा पेश हो सकते हैं, और क्योंकि वज़ीर आला पंजाब को तलब किया गया था जब उनकी तौहीन हुई थी, ऑनरेबल जजेस की तौहीन हुई थी, तो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब को तलब किया गया था और उस्मान बुज़दार ने अदालत में जाकर ये बयान दिया था कि अब इस केस की समाअत कोई और वकील करेगा, अहमद अवैस साहब पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जब दोबारा अहमद अवैस साहब पेश हुए थे तो ऑनरेबल जो अदालतें हैं उन्होंने ये कहा था कि आप जो ये रिटर्न लेकर आएँ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से कि आप भी पेश होंगे उनके ब्याह पर। वो असल में ये मामला था कि अगर उस्मान बुज़दार रिटर्न दे देते हैं और अदालत में वो पहले बयान दे चुके थे तो इस बुनियाद पर वो सादिक और अमीन न रहते और उनकी छुट्टी हो जाती। उस्मान बुज़दार ने समझदारी का काम किया। अहमद अवैस साहब बड़े सीनियर वकील हैं और वो फ़ौजदारी लॉ के बड़े समझदार वकील हैं, और जो दूसरी पार्टी थी उनकी ख्वाहिश थी कि अहमद अवैस किसी तरीके से इस मामले से अलग हो जाए, क्योंकि अहमद अवैस इस मामले को मंतकी अंजाम तक ले जाने की सलाहियत रखते थे। बदकिस्मती कि ये मामला टेक्निकल ग्राउंड्स पर देखा जाता रहा और देखते देखते अहमद अवैस साहब को इस केस को छोड़ना पड़ा, और जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे अख्तर जवेद वो इस केस में पेश हुए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि अब सेनेटर बने हैं, और ये जो उनको सेनेट की सीट मिली है टेक्नोक्रेट जो थी सीट थी, वो बतौर टेक्नोक्रेट मेंबर सेनेटर मुंतखब हुए हैं। तो ये बेसिकली उनको इस पर, क्योंकि वकला कम्युनिटी में भी बड़ा एतराज़ उठाया गया, और जब उनके 20 अरब से ज़ायद के असासे सामने आए और सारी चीज़ें आईं, फिर ये बात भी सामने आई कि जो सेनेटर बने हैं और नून लीग के, तो ये कैसे जो वकला कम्युनिटी है उनको रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो नून लीग को रिप्रेजेंट करेंगे। खैर काफ़ी इसके ऊपर सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिला, वकला की तरफ से उन्होंने तनकीद भी की। खैर ये बात दुरुस्त है कि उनको तोहफे में ये सीट दी गई, और वो सारे केसेस, चाहे वो जितने भी इनके ख़िलाफ़ केसेस हों, जितने भी इनके ख़िलाफ़ जो क्रिमिनल मैटर्स हैं, वो सारे के सारे यही देखते हैं और यही मामलात को संभालते हैं। और उनका फिर असर और रसूख भी है, वो पंजाब बार कौंसिल के कई दफ़ा मेंबर हैं, और जो बार की सियासत है उसमें वो एक बड़े ग्रुप के जो है वो करते धरते हैं, तो उनका फिर असर और रसूख भी है, इन्फ्लुएंस भी है डेफिनेटली। तो वो पेश हुए। ये एक एसएचओ हैं और एक कांस्टेबल हैं, इन दो की तरफ से ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी, और इसमें असल जो पार्टी है वो शरीफ ख़ानदान है। उसकी वजह क्या है कि नवाज़ शरीफ से भी कोर्ट लखपत जेल में इसके ऊपर तफ्तीश की गई थी, हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ से भी तफ्तीश की गई थी, सारे बड़े मुलजमान से तफ्तीश की गई थी इस जेआईटी में। सवाल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये उठाया था
कि जब जो फ़ैसला दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जब सुप्रीम कोर्ट में जेआईटी का मामला चलता है तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई हुक्म जारी ही नहीं किया था, बल्कि जो पंजाब हुकूमत, इन्होंने खुद कहा था कि हम री इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। मामला सिर्फ इतना है कि बिस्मा अमजद जो मासूम बच्ची है, जो मज़लूम है और जिनकी माँ और पप्पो को उस दिन बेदर्दी से कत्ल किया गया था मरियम के पप्पा और उनके चचा के कहने पर, तो वो जो मामला था उस मामले में जब बिस्मा अमजद ने एक दरख्वास्त दी साकिब निसार साहब को, साकिब निसार साहब ने उसके ऊपर उस केस को फिक्स किया, नोटिस किया। उसमें जो मज़लूमों को डॉक्टर तहरुल कादरी ख़ुद, क्योंकि वो वकील भी हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि पंजाब हुकूमत को अहमद अवैस साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी थी और मज़लूमों को ये था कि अब क्योंकि हुकूमत पहले कातलों की हुकूमत थी और अब कातलों की हुकूमत नहीं है, ये मज़लूमों के साथ ही रहे हैं धरने में भी। और जब ये 2014 में कत्लेआम हुआ था तो उस वक्त भी वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पर गए थे उस मॉडल टाउन में। तो जब ये डॉक्टर तहरुल कादरी ने बहस की, बहस करने के बाद जो 5 रुकनी बेंच था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने नोटिस जारी किए, पंजाब हुकूमत से जवाब तलब किया। पंजाब हुकूमत ने कह दिया कि हम तैयार हैं, हम जेआईटी बनाना चाहते हैं, री इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो कोई मामला नहीं है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है जी, आप इसको जेआईटी बनाएं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ये कहना है, उस दिन ये कहना था कि ये कैसे जेआईटी बन सकती है, कैसे ये सारा मामला सामने आ सकता है जब इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म जारी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट हुक्म तब जारी करती है जब कंट्राडिक्शन आ जाए और मेरिट के ऊपर हो, जब एक जो फरीक है वो दूसरे फरीक से कुछ अपने राइट्स मांगता है और अदालत उसको बुलाती है, हाँ जी ये आपसे राइट्स मांग रहे हैं, बताएं या राइट्स देने या नहीं देने, इनके बनते या नहीं बनते, और दूसरा फरीक कह दे कि मैं देने को तैयार हूँ, तो मामला फिर अदालत में ये कंट्रोवर्शी नहीं रहती, इसको एडमिशन कहते हैं। उन्होंने एडमिट कर लिया कि ठीक है इनका हक बनता है और हम देने को तैयार हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है फिर आप जेआईटी बना दें। वो डिस्पोज ऑफ हो गया मामला, जेआईटी बन गई। अब इन्होंने जेआईटी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब का जो सारे मामले में ये कहना था कि ये बदनीयती की बुनियाद पर बनाई गई है, और इस केस के अंदर जो टोटल 69 जो मुल्ज़मान हैं उनमें से 47 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है, जबकि 135 गवाहान हैं उसमें से 86 गवाहों के ऊपर जिरा हो चुकी है और उनकी एविडेंस मुकम्मल हो चुकी है। तो अब इस सारे मामले में ये कैसे बन सकती है जेआईटी। जब एडिशनल एडवोकेट जनरल अख्तर जवेद साहब से पूछा गया जो बेंच था उनकी तरफ से कि ये जो जेआईटी बनाने का जो फ़ैसला था या इस पर जो राय दी गई थी एडवोकेट जनरल की तरफ से, तो क्या वो उस्मान बुज़ार की तरफ से वो राय रिटर्न दी गई थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी उस्मान बुज़ार के कहने पर ही सुप्रीम कोर्ट में ये बयान दिया था और चीफ सेक्रेटरी भी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। तो जो अदालत है, जो लार्जर बेंच है, उन्होंने ये कहा था कि आप उसको जो उस्मान बुज़ार हैं उनसे एफिडेविट लिखवा के लाएं कि उन्होंने ये जो बयान दिया गया एडवोकेट जनरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो उन्होंने ही दिया है। दूसरी तरफ ये मामला कहा गया कि आप ये भी इसको देखें कि क्या वो कैबिनेट से अप्रूव था या नहीं था, ये मामला भी डिस्कस हुआ। फिर ये भी कहा गया कि क्या ये मामला जब इतने गवाहान हो जाएं, इतने मामलात हो जाएं तो री इन्वेस्टिगेट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये मामला भी डिस्कस हुआ था। खैर ये सारा कुछ हुआ और होने के बाद 15 मार्च, आज 14 मार्च और 15 मार्च को ये कहा गया था कि रोज़ाना की बुनियादों पर इस केस की समाअत होगी। अब इसकी समाअत कल होनी थी, लेकिन बदकिस्मती वही टेक्निकल ग्राउंड, वो टेक्निकल ग्राउंड जो पिछले 2 से सवा 2 साल हो गए हैं और उस टेक्निकल ग्राउंड की बुनियाद पर धक्के खा रही है जो अग्रीव्ड पार्टी है और जो मज़लूम है। 2014 का ये मामला है, अल्लाह अल्लाह करके वो जेआईटी बनी थी और उसमें पंजाब हुकूमत का एक ऐसा इक़दाम था, वो उसमें जो मामले को लिंगर ऑन नहीं करना चाहते थे, वो उस मामले को जो है वो एडी ख्वाजा साहब की जो सरबराही में ये जेआईटी बनी थी और 95% अपना काम वो मुकम्मल कर चुकी थी। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि पहले उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, एडवोकेट जनरल बोलते हैं, उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके उनको साइड पर कर दिया जाता है। और फिर ये केस जो जेआईटी का केस है, पहले ये सितंबर 2020 में फ़िक्स हुआ था, फिर बदकिस्मती से ऑनरेबल जो बेंच है वो अवेलेबल नहीं था, फिर उसके बाद एक जो ये कोरोना की वजह से ये मामला लिंगर ऑन होता रहा, उसके बाद जो मज़लूम है उनकी तरफ से दरख्वास्त दी जाती थी, फिर केस फ़िक्स ना हुआ।
लास्ट डेट पर पिछली जो 2 तारीखें गुजरी हैं, 1 तारीख पर तो ये फैसला हुआ कि जब अहमद अवैस साहब पेश हुए, जब 7 रुकनी बेंच बन गया तो अहमद अवैस साहब पेश हुए तो ये एतराज़ आ गया कि अहमद अवैस कैसे पेश हो सकता है और आप जाएँ और उस्मान बुज़दार से लिखवा के लाएँ, और केस मुलतवी हो गया। दोबारा जब केस हुआ उसमें नए एडिशनल एडवोकेट जनरल आ गए, तो फिर एक जो सवालनामा है वो दे दिया गया कि ये सवाल हैं और इसके ऊपर ले आएँ और हम डेली बेसिस पर इस केस की समाअत करेंगे। और पूरी कौम में खुशी की उम्मीद दौड़ गई और एक लहर खुशी की जो है वो दौड़ने लगी, और लोग खुश थे कि मॉडल टाउन के मजलूमों को इंसाफ मिलेगा। और 15 मार्च से डेली बेसिस पर इस केस की समाअत होगी, डे टू डे हेयरिंग होगी। लेकिन 15 मार्च से पहले आज वो जो लिस्ट है वो कैंसिल कर दी जाती है, और वो लिस्ट इसलिए कैंसिल कर दी जाती है कि 7 रुकनी बेंच में से जो एक जज साहब हैं, जस्टिस फारूक हैदर साहब, वो अवेलेबल नहीं है। केस री लिस्ट हो गया है, नई कोई तारीख मुकर्रर नहीं हुई। अब ये दोबारा कब, अब 7 रुकनी बेंच है। अब लाहौर हाई कोर्ट के, क्योंकि बाकी भी आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जो सब बेंचेज़ हैं, तो कभी वो जो जजेस साहब हैं 1 माह भावलपुर चले जाते हैं, 1 माह के लिए मुल्तान चले जाते हैं, 1 माह के लिए वो रावलपिंडी चले जाते हैं। तो ये मामला अब क्योंकि 7 रुकनी बेंच है तो 7 में से सबका इकट्ठा होना तो बड़ा मुश्किल है। इसके ऊपर तो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खुद देखना है, अगर एक जज साहब अवेलेबल नहीं है तो एक किसी और को, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के पास सारे इख्तियारात हैं, वो किसी और को उस बेंच का हिस्सा बना दे और 7 रुकनी बेंच पूरा कर दे। या लाजमी नहीं है कि इसमें 7 रुकनी बेंच हो, 3 रुकनी बेंच भी समाअत कर सकता है, 4 रुकनी 5 रुकनी बेंच भी समाअत कर सकता है। ये जो सारे के सारे मामलात हैं, इस पर बिस्मा अमजद का क्या रिएक्शन होगा? अगर मुझे और आपको तकलीफ़ हो रही है कि 15 मार्च को हमने उम्मीद रखी थी कि डे टू डे हेयरिंग होगी, तो बिस्मा अमजद के दिल पर क्या गुजरा होगा, जिसका कई दफ़ा मैंने आपको पैगाम भी दिया है। वो जब अदालतों में सारा दिन बैठी रहती है और कई दफ़ा हमारी उनसे जब बात हुई है और वो मैसेज पाकिस्तानी कौम को देती हैं और वो दिल दहला देने वाला मैसेज होता है, तो हम उम्मीद करते हैं और हम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये ज़रूर गुजारिश करेंगे कि जनाब आपसे बड़ी उम्मीद है, और बड़ी उम्मीद करके पूरी कौम ने मॉडल टाउन के कातलों को इंसाफ के हवाले से उम्मीद रखी थी। लेकिन ये जो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं, इसकी बुनियाद पर ये जो केस मुलतवी हो रहा है, अगर 15 मार्च को ऑनरेबल बेंच अवेलेबल नहीं है और आगे देख लिया जाए, अगर तो वो 1 हफ़्ते में जो बेंच है वो मुकम्मल हो जाता है, ठीक है, नहीं तो उसके उनका जो बेंच है उसमें किसी और ऑनरेबल मेंबर को शामिल कर दिया जाए और इस मामले को 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगा के इसको मुकम्मल होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। नहीं तो कौम की जो उम्मीदें हैं हमारे इंसाफ के इदारों से वो टूट जाएंगी। 2014 का यह कत्लेआम है और पूरी दुनिया ने वो कत्लेआम लाइव देखा है, और वो कत्लेआम आज तक उसके ऊपर ये नहीं पता चल सका कि ये थे या इन्वॉल्व नहीं थे। अब इसके ऊपर बराए मेहरबानी इंसाफ दीजिए, और कौम को आपसे उम्मीद है। हम देखते हैं अब इस सारे मामले में क्या होता है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।